तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री 2020 के सेट नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जैसा आप सभी को पता है आईपीएल का फाइनल आने वाला है, तो अनअकैडमी की तरफ से संडे के लिए आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है 8 नवंबर। इसमें आपको केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, ये भी दोपहर में 1 बजे, जिसमें आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप रैंक 1 से 10 के बीच में आते हैं तो आपको 10,000 का प्राइज, रैंक 11 से 30 में 5,000 और रैंक 31 से 50 में 3,000 का प्राइज। तो आप बिल्कुल फ्री में जुड़कर इसमें टेस्ट में पार्टिसिपेट कर आप प्राइज जीत सकते हैं और अपने नॉलेज को और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप यहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो और टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शुभम क्लासेस में। दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे। 2020 के आए हुए 2 सेट हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हमें तीसरा सेट सॉल्व करना है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन छोड़ो, देखो भैया पॉसिबल तो है नहीं कि 40 मिनट में 35 मिनट में मैं सारे आपको जितने क्वेश्चन है सबको सब करा डालूं। ठीक है, एक जनरल आइडिया आपको दे देता हूं, फिर आपको ये भी बता देता हूं कि जो टॉपिक है किस चैप्टर से आ रहा है, किस पर्टिकुलर वीडियो में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, कहाँ पे आप जाएंगे, किस भाग में। तो ये सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, तो आप जाकर के वहाँ पे वो चीज़ देखिए और इसके बाद चीज़ों को सॉल्व करिए। एक जो आप लोग नोटबुक खरीद लीजिए और इस जो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको एक तरफ से लिखते चलिए, क्योंकि भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये समझ लीजिए कि रिवीजन के टाइम पे यही सारी चीज़ें आपके काम आएंगी, बाकी आप बैठ करके नोट्स नहीं पलट सकते, इतना टाइम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। इससे पहले मैंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो बुक की आपकी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है उसके सारे क्वेश्चंस को और विकल्प को मैंने जो है बोर्ड पर लिख दिया है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, इसका जो है आपको फिगर जो है स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो भैया यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि शुद्ध सिलिकॉन व जर्मेनियम है। तो भैया सिलिकॉन व जर्मेनियम आपको पहले ही पता होना चाहिए कि क्या है, अर्धचालक है। क्या है, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक है। तो विकल्प में पहला क्या है, चालक नहीं है, विद्युत रोधी नहीं है, अर्धचालक, हाँ यही है। ठीक है, कोई नहीं वाला विकल्प ही नहीं सही है। ठीक, इसका मतलब जो आपका सिलिकॉन व जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक। दूसरा क्वेश्चन, हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, विलयन के मोल अंश के, नहीं विलयन के मोलरता के, नहीं ये भी नहीं होता है, विलयन की मोललता के, हाँ बिल्कुल मोललता के, विलयन की मोललता के, ये सही बात है। विलायक की मोललता नहीं, मोललता होती है लेकिन विलायक की मोललता के समानुपाती नहीं होता है। ठीक है, कौन, हिमांक का अवनमन। चलिए नेक्स्ट है आपका, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक इकाई है। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक इकाई है। वेग नियतांक इकाई आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है पर मिनट, या जो मिनट -1 करके रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब आप लोगों ने भी स्क्रीन पर देखा होगा कि जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब जो है इंग्लिश में लिखे गए हैं उसके विकल्प। ठीक है, तो MIN का मतलब मिनट, L का मतलब लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लिखा गया है। तो दूसरा विकल्प दिया गया लीटर पर मोल पर मिनट। ठीक है, लीटर पर मोल पर मिनट, ये भी जो है नहीं सही है। तीसरा आपका दिया गया मोल पर लीटर पर मिनट, हाँ यही सही है, मोल पर लीटर पर मिनट। चौथा विमाहीन, विमाहीन तो नहीं होता है, आप लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में भी इसको पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट है, PCl3 जल से क्रिया करके, PCl3 जल से क्रिया करके क्या बनाता है। देखिए आप लोगों ने जो है इसको पढ़ रखा है। देखिए भैया PCl3 प्लस H2O, सोचिए क्या बनेगा, बताया गया है PCl3 प्लस H2O। ठीक है, मिल करके क्या बनाएगा, मिल करके क्या बनाएगा भैया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये चीज
तो भैया यहाँ पर PCl3 जल से क्रिया करके क्या बनाएगा, H3PO3 बनाएगा। ठीक है, ना तो PS3 बनाएगा, ना तो जो है आप देखिए कैसे बनाएगा H3PO3। देखिए यहाँ पर जो है PCl3 है, ठीक है, PCl3 है, ये बनाएगा H3PO3, ठीक है, H3PO3 बनाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका कौन सा है, कौन सी क्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा अपघटित होती है। कह रहा है कौन सी क्रिया पेप्सिन एंजाइम द्वारा अपघटित की जाती है। कह रहा है प्रोटीन से अमीनो अम्ल, वसा से वसा अम्ल, ग्लूकोज से आपका जो है एथेनॉल, और इसके बाद चौथा दिया पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड। तो इसका दूसरा विकल्प सही कर लीजिएगा, वसा से वसीय अम्ल। ठीक है, अगला है आपका, देखिए ये जो है गा यहाँ पर इस वजह से लिख दिया गया है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्शन था, एक सेल की रिएक्शन थी, सेल अभिक्रिया थी, इसी वजह से इसको बीच में ना लिख करके मैंने नीचे कर दिया है। तो ये सेल अभिक्रिया है एक, ठीक है, क्या है, जिंक प्लस कापर का जो है +2 चार्ज है, ये एक्वस कापर जो है एक्वस मीडियम में लिया जा रहा है। तो हमें रिएक्शन के बाद क्या मिल रहा है, जिंक +2 या जिंक +2 आयन एक्वस फॉर्म में प्लस कापर मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है E0 जो जिंक का और जिंक आयन का E0 है वो है -0.76 वोल्ट, और जो है कापर आयन और कापर का कितना है +0.3 वोल्ट। ठीक है, अब ये आपको दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है सेल का EMF क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है सेल का EMF क्या है, EMF पूछ रहा है आपसे। अब देखिए यहाँ पर सेल का EMF जो है आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 0.10 वोल्ट। 0.10 वोल्ट जो आपका फार्मूला, उस फार्मूले में रखेंगे तो आएगा 0.10 वोल्ट आ जाएगा भैया। ठीक है, तो जो है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है, अभी 2 लेक्चर पहले ही मैंने बताया था कि इन दोनों के जो है दोनों वोल्ट, इसको जो है दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तो 7 3 10 मतलब 100 हो गया, 6 4 10। ठीक है, मतलब 110। तो ये लगभग आ जाएगा 0.10 के। ठीक है, आप लोग जो है इसको कर लीजिएगा, फार्मूले में रख करके जो है इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब क्या हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के हैं और सब कराए गए हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं जो है कि आप लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा मैं आपको जो है छोटी सी जगह में बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, एक थोड़ा सा अलग सा मेथड बता देता हूँ। बाकी आप लोग जो है जो बुक का पढ़े हैं वो तो सही ही है। ठीक है, जो बुक का पढ़े हैं वो तो सही ही है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु, ठीक है, अपने एक अर्धायुकाल में क्या होती है, अपने का 50% हो जाती है। ठीक है, आधा हो जाती है अर्धायुकाल, इसीलिए तो बोला जाता है एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें उसके बीतने के बाद कोई वस्तु अपना आधा बचती है। ठीक है, मान लीजिए 100 था। ठीक है, अब अर्धायुकाल पहला आया तो क्या हो गया, 50 हो गया। दूसरा अर्धायुकाल आया तो इसका आधा हो जाएगा कितना, 25। तीसरा अर्धायुकाल आएगा तो अब इसका आधा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12.50। ठीक है, अब चौथा अर्धायुकाल आएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 6.25। ठीक, अब इसके बाद जो है पांचवा अर्धायुकाल आएगा तो 3.125। फिर छठा अर्धायुकाल आएगा तो ये आ जाएगा 1.5625। ठीक है, अब सातवां अर्धायुकाल आएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.78। ठीक है, 125।
अब इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट अर्धायु काल जब आएगा तो ये आ जाएगा आपका 8वां अर्धायु काल। ठीक है, इसमें हो जाएगा ये 0.3965। 9वां अर्धायु काल आएगा तो यह होएगा 0.11982125। अब इसके बाद जब 10वां अर्धायु काल आएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0, फिर इसके बाद 9, ठीक है 0.09, इसके बाद फिर 9। तो देखिए अब ये जो है इतना ही सिर्फ बचा है और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 99.9%। इसका मतलब अगर 100 में से इतना घटाएंगे तो यही तो वैल्यू आएगी। इसका मतलब इतना जो है हो चुका है। और कितने अर्धायु काल लग रहे हैं आपके? टोटल 10 अर्धायु काल लग रहे हैं ना। तो इससे सिद्ध होता है कि 10 अर्धायु काल में कोई वस्तु अपने का इतना % खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना ही रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है? ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 का काम में पहला है, क्या होता है जब क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है? कह रहा है क्लोरीन, ठीक है, आयोडीन को किसकी उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में, यानी कि H2O की उपस्थिति में क्या करती है? ऑक्सीकृत करती है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि क्या होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 5Cl2 ले लेंगे और 6H2O ले लेंगे। ठीक है, ये आपका आयोडीन हो गया। अब इसको अगर ऑक्सीकृत कराएंगे तो क्या बन जाएगा? HiO3 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HiO3 बन जाएगा। क्या बनेगा? HiO3 बन जाएगा और प्लस HCl बन जाएगा। HCl बन जाएगा, 5 दूना 10 HCl हो जाएगा। ठीक है, तो HiO3 और तो आपने देखा कि जो है आपका क्या क्लोरीन जो होता है आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कर दे रहा है। यहाँ आयोडीन 0 से आयोडीन यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन जुड़ गया कि नहीं, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो जल की उपस्थिति में क्लोरीन आयोडीन को क्या कर दिया? ऑक्सीकृत कर दिया। ठीक है, दूसरा आपका रिएक्शन है क्लोरीन ठंडे व तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करती है। बिल्कुल, देखिए डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी को तो बोलते हैं। इसके साथ क्या कर रहा है? इसके साथ आपका जो है क्लोरीन क्रिया कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ ठंडा ले लीजिए, ठंडे क्लोरीन। ठीक है, ठंडे क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक तो आपका जो है NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। दूसरा आपका बन जाएगा NaOCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaOCl बन जाएगा। इसके अलावा आपका जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl और NaOCl बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि ठंडे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन क्रिया करके सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाता है। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या बोलते हैं भैया? सोडियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। क्लोराइट, अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है भैया, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। फिर से आपका जो है विलियन चैप्टर का जो है न्यूमेरिकल है, आप लोग उसको लगाइएगा। अगला फिर जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स से है। अब क्रिया की कोट एवं आणविकता को समझाइए। ठीक है, कोट और आणविकता को आप जो है पिछले भी वीडियो सेशन में हम लोगों ने देखा था कि ये क्वेश्चन लगातार तीनों सेट में आपके पूछे गए हैं, कोट और आणविकता। ठीक, अगला है आपका तीसरे का घ, नॉर्मलता व मोलरता तथा मोललता व मोल अंश में जो है संबंध स्थापित कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं नॉर्मलता व मोलरता में क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए भैया, विलयन की नॉर्मलता बराबर होती है, आप लोग लिखिएगा विलयन की
नॉर्मलता, ठीक है। विलयन की नॉर्मलता क्या होती है? मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान बटे क्या होगा? तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या होता है? तुल्यांकी द्रव्यमान। बात समझ में आई भैया? तो ये होता है आपका जो है, अच्छा, अम्ल और क्षार के लिए क्या होता है? चाहे अम्लता हो या क्षारकता हो, ठीक है। अम्ल अथवा क्षार के लिए, अम्ल या क्या क्षार, तो अम्ल की क्या होगी? अम्लता होगी भाई। अम्ल की क्या होगी? अम्लता होगी। और अथवा क्षार की क्या होगी? क्षारकता होगी। क्या होगी? क्षारकता होगी। तो जो अम्लता बराबर होता है वह भी यही होता है, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान, बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। अच्छा, क्षारकता बराबर भी यही होता है, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बटे में तुल्यांकी द्रव्यमान, बटे में तुल्यांकी द्रव्यमान। मतलब चाहे अम्ल होगी तो उसकी अम्लता होगी, क्षार होगी तो उसकी क्षारकता होगी, ठीक है। तो क्षारकता या अम्लता बराबर क्या होता है? आणविक द्रव्यमान बटे में जो है तुल्यांकी द्रव्यमान। अच्छा, अब अम्ल की नॉर्मलता भी तो होगी। अम्ल की नॉर्मलता बराबर क्या आ जाएगी? मोलरता गुणे अम्लीयता। अम्ल की भाई ये है अम्ल की नॉर्मलता, आप निकाल लीजिए। अम्ल की नॉर्मलता बराबर मोलरता, क्या आ जाएगा? मोलरता गुणे में क्षारकता। अम्ल की नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्षारकता। देखिए मोलरता ये है और क्षारकता ये है। अच्छा, यहाँ क्षार की नॉर्मलता अगर हो निकालना हो तो क्षार की नॉर्मलता, तो क्षार की नॉर्मलता जो होगी वह मोलरता गुणे अम्लता, ठीक है। क्षार की नॉर्मलता जो होगी वह मोलरता गुणे अम्लता। तो यही सारे जो है आपके ये संबंध हैं, ठीक है। यही सारे जो है मेन संबंध हैं आपके, ठीक है। इसको जो आप लोग ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसका अगला पार्ट है उसको देख लेते हैं दोस्तों। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है, मोललता एवं मोलंश में संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है? किसी जलीय विलयन की मोललता, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, तथा विलय का मोल प्रभाव जिसको रिप्रेजेंट करते हैं x1 से, ठीक है। तो में क्या संबंध होगा वही हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे चूंकि मोललता m मोल विलय की 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित संख्या को दर्शाता है, ठीक है। इसलिए जो है विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 1000 बटे में m1 हो जाएगा। इसलिए विलय के मोल क्या हो जाएंगे? माना x मोल विलय है, ठीक है। x क्या है आपका जो है अभी यहाँ बताएंगे विलय के मोल प्रभाज है। तो माना कि विलय के मोल प्रभाजों की संख्या x है, तो x विलय इक्वल टू m अपान में m प्लस 1000 अपान में कैपिटल M1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x विलय की संख्या आ जाएगी m अपान m, ठीक है। m अपान में m प्लस 1000 अपान में 18। तो यहाँ से जो आपका x1 या जो मोल प्रभाज की संख्या आ गई, विलय के मोल की संख्या आ गई m बाई में 55.5 प्लस में m, ठीक है। तो ये जो संबंध आ गया किसमें? मोललता एवं मोल अंश में, ठीक है। ये मोललता हो गया और ये मोल अंश हो गया। तो इस दोनों में ये संबंध आ गया आपका। तो इस तरीके से जो है आप लोग ये देखिए आपका फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है, ठीक है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहां पे आपका 2 आयन लिखे गए हैं। दोनों आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने हैं। क्रोमियम +3 आयन और इसके बाद सीरियम +4 आयन। देखिए क्रोमियम का आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वह होता है 24, ठीक है। पहले आप 24 क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, फिर इसके बाद जो है Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा। जो यहाँ से आएगा, ठीक, इसमें क्या करिएगा? वाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉनों को निकालिएगा। जैसे अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
4s1 3d5 ये आता आपका। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, 3 को माइनस करना है। अब आप देख रहे हैं 3 को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कहाँ से, वाह्यतम कोष से माइनस करेंगे। ठीक है, तो वाह्यतम कोष कौन सा आपका, 4s वाला, एक यहाँ से चला जाएगा और 2 3d से चले जाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आ जाएगा, देखिए 4s 0 हो गया, 3d अब यहाँ एक यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, तो इसका मतलब बचेगा 3d3। ठीक है, तो ये आपका क्रोमियम का आ गया। इसी प्रकार से आपका जो है सीरियम का है। सीरियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है 58। ठीक है, तो आप लोग पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, इसके बाद इसमें जो है +4 कर दीजिएगा, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिएगा। सर्वप्रथम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो है इसमें एक F ब्लॉक से, एक S ब्लॉक से और D ब्लॉक से एलिमेंट जो है निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप लोग वाह्यतम कोष से निकालना चालू करिएगा। चलिए भैया, इसके अलावा आपका है क्रोमेटायन एवं डाइक्रोमेटायन की संरचना सूत्र लिखिए। तो आपको हमने जो है जब हम आपको पढ़ा रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ पे हमने इसका जो है आपको क्रोमेटायन और डाइक्रोमेटायन का संरचना सूत्र बना करके दिखाया हुआ है। फिर अगला है आपका 4 का खा, एथिलीन ग्लाइकॉल और अच्छा ये जो आपका पॉलीमर से है, बहुलक से है, तो आपका जो है ये चैप्टर आपकी बार सिलेबस में है नहीं, तो इसको पढ़ना नहीं है। 4 के खा का दूसरा सेक्शन बेकेलाइट संश्लेषण, ये भी उसी चैप्टर से नहीं पढ़ना है। तीसरा क्या है, पॉलीएक्रिलाइल नाइट्राइल संश्लेषण, ये भी उसी चैप्टर से, इसको भी नहीं पढ़ना है, इसको भी हटाइए। तो इसका मतलब 4 का खा जो है एकदम से नहीं करना है। फिर 4 का गा जो है यह भी आपका जो है उसी चैप्टर से है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका 4 का घा है, हीलियम, नियान और आर्गन की उपयोगिता लिखने के लिए। तो आपने देखा था कि सेट नंबर 1 में हीलियम पूछा गया था, सेट नंबर 2 में नियान पूछा गया था, सेट नंबर 3 में आर्गन पूछा गया। हीलियम क्या होता है, हीलियम का जो है सबसे हल्की होती है, इसका भार या वजन जो होता है बहुत कम होता है, इस वजह से जो गुब्बारे में भरा जाता है। ये जो आपके प्लेन होते हैं, प्लेन में जो पहिया लगता है, पहिए में जो है जो हवा भरी जाती है, यही हीलियम भरी जाती है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, हीलियम जो है इसके अलावा और भी जगह उपयोग किया था, आप लोगों को पता ही बताया था। नियान का क्या है, नियान का हमने बताया जो फॉगिंग लाइट होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो आपके ट्यूब वाले डिस्प्ले होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। आर्गन का क्या है, बल्ब, जो घरेलू इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर जो आपका IUPAC नाम पूछा गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जो है तो इसमें क्या है भैया, ये चैप्टर जो है हम लोग जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का एक खास सेक्शन है। आइए इसका जो है क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए भैया, यहाँ पर आपका जो है एक दिया गया है, एक सीरीज दी गई है, कुछ एलिमेंट्स कंपाउंड्स दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि कारण बताते हुए क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। ठीक है, तो देखिए सब क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, इसका मतलब जो है कौन सबसे ज्यादा क्षारीय होगा उसको सबसे बाद में लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे कम वाले को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा इसमें देखिए कौन सा क्षारीय होगा, तो इसमें जिसमें भी CH3 का होल ट्वाइस 2 लगा हुआ है, तो NH ये आपका जो है सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, CH3 का होल ट्वाइस NH, ये जो है आपका सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। इससे कम क्षारीय होगा CH3NH2, CH3NH2। ठीक है, ये आपका इससे कम क्षारीय होगा। अच्छा, इससे कम क्षारीय कौन होगा, CH3। अच्छा, आपका उसी मैनर में दिया ही गया है। ठीक है, कुछ नहीं अरेंज करना, सीधे सीधे लिख देना है। ठीक है, NH3। ये देखिए क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाएंगे दूसरे कंपाउंड की तरफ, क्षारकता इनकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मोर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जुड़ते जा रहे हैं, इस वजह से इनकी क्षारकता क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 का गा है। ठीक है, 5 का गा क्या कह रहा है, गा कह रहा है डाइजोनियम, सॉरी खा का दूसरा सेक्शन है।
ठीक है, खा का दूसरा सेक्शन है, ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा सेक्शन है। क्या कह रहा है, डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार से प्राप्त कीजिएगा। देखिए डाइजोनियम लवण से कह रहा है क्लोरोबेंजीन, कोई दिक्कत नहीं है, डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया डाइजोनियम लवण, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डाइजोनियम लवण। इससे आपको क्या प्राप्त करना है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है। अब आप लोग क्या करिएगा, अब आप लोग क्या करिएगा भैया, इसकी क्रिया जो है HCl के साथ करा देंगे, कॉपर की उपस्थिति में इसको जो है हीट कराएंगे। जब कॉपर की उपस्थिति में आप लोग इसको हीट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और इसके अलावा जो है आपको HCl और जो है क्लोरोबेंजीन की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे बहुत ही आसान रिएक्शन है, यहाँ से आपको जो है क्लोरोबेंजीन मिल गया, प्लस में आपको नाइट्रोजन इवाल्व हो गया और HCl जो है प्राप्त हो गया। तो कॉपर की उपस्थिति में HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब इसको हीट कराएंगे तो जो है आपको क्लोरोबेंजीन की प्राप्ति हो जाती है। ये आपका क्या हो गया, डाइजोनियम लवण, ठीक है, डाइजोनियम लवण है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे, अब कह रहा है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन प्राप्त करना है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया यदि आप लोग अमोनिया के साथ Cu2O की उपस्थिति में करा देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाता है। तो आइए हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो आप देखेंगे ये आपका जो है क्लोरोबेंजीन हो गया, इसकी क्रिया किससे कराएंगे, अमोनिया के साथ, ठीक है, अमोनिया के साथ Cu2O की उपस्थिति में। कब कराएंगे, 473 डिग्री केल्विन टेम्परेचर हो और 60 एटमॉस्फेरिक कम से कम या 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, मेन प्रोडक्ट एनिलीन मिल जाएगा। एनिलीन क्या मतलब है, NH2, ठीक है। बाकी और भी चीजें बनेंगी लेकिन आपको मेन मतलब है एनिलीन से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है एनिलीन की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो इस प्रकार से आपका जो है ये रिएक्शन भी कंप्लीट होता है। अच्छा, अगला है आपका गा। 5 का गा क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वैद्युत कण संचालन, टिंडल प्रभाव, अपोहन, ब्राउनी गति, ठीक है, बहुत सिंपल है। ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव हमने पिछले विषय में बताया था और वैद्युत कण संचालन जो है ये आपका जो है फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है। तो आप लोग इस पे जो है कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के पास सीरीज आ चुकी है, सीरीज से भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कुछ धातुओं के मुख्य अयस्कों को उसके सूत्रों सहित लिखित। भैया ये क्वेश्चन क्रॉस कर दीजिएगा। अब ये एग्जाम में आपकी इस बार नहीं पूछा जाने वाला, क्योंकि जो है तत्वों का निष्कर्षण ये जो आपका जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। अगला है आपका निम्नलिखित यौगिकों से फिनाल कैसे प्राप्त कीजिएगा, डाइजोनियम लवण, ठीक, डाइजोनियम से। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए डाइजोनियम लवण, तो पहले आप लोग डाइजोनियम लवण बना लीजिएगा। ये आपका जो है हो गया डाइजोनियम लवण, ठीक है। अब आप लोग क्या करिएगा, इसका जल अपघटन करा दीजिए भैया। क्या करा दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए H2O से, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख दीजिए। अब क्या होगा, आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिनाल। क्या मिल जाएगा भैया, फिनाल मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और HCl भी निकल जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि आप जब डाइजोनियम लवण का जल अपघटन कराते हैं तो आपको फिनाल की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो पहला तो आपका 6 का पहला जो है हो गया। दूसरा है सल्फोनिक अम्ल। दूसरा है सल्फोनिक अम्ल से आप लोग किस प्रकार से जो है फिनाल की प्राप्ति करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग जो है, सर्वप्रथम क्या करिए, सर्वप्रथम एक बेंजीन लीजिए, ठीक है। और बेंजीन से आप लोग जब H2SO4 की क्रिया कराएंगे, किसकी, H2SO4 की क्रिया कराएंगे तो आपको जो है सल्फोबेंजीन की प्राप्ति हो जाती है। SO3
H, इसको बोलते हैं सल्फोबेंजीन। अब इसी सल्फोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, फिनाल प्राप्त करना है। तो इसकी क्रिया हम लोग NaOH के साथ करा देते हैं। अगर NaOH के साथ करा देंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा। भाई इसकी क्रिया जब हम लोग NaOH के साथ करा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा। सॉरी, क्या मिल जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा। अब जो बेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिल गया है, अब इसको फिर से हम लोग जो है ट्रीट करा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक बार जो है आपको सोडियम फिनॉक्साइड आयन की प्राप्ति हो चुकी है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करिएगा, इसकी क्रिया HCl के साथ करा दीजिएगा। HCl के साथ जब आप लोग इसकी क्रिया कराएंगे तो जब आप लोग इसकी तो यहाँ पर जो क्लोरीन होगा, HCl का जो क्लोरीन वाला पार्ट होगा, ये ClNa के साथ क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जब ये H यहाँ पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा, भाई यही तो आपको प्राप्त करना था, OH यही तो प्राप्त करना था, यही तो है आपका फिनाल। इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं सल्फोनिक अम्ल से किस प्रकार से आप लोगों ने फिनाल की प्राप्ति कर ली। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट है आपका क्यूमीन। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो फिनाल की उत्पत्ति की जाती है, उत्पादन किया जाता है, क्यूमीन से ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भैया, क्यूमीन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो क्यूमीन वाला जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक स्तर पर जो है जब हम इसका निर्माण करते हैं तो क्यूमीन से ही करते हैं। तो अच्छा आइए देखिए कैसे करते हैं। क्यूमीन का जो फार्मूला होता है वह होता है कुछ इस प्रकार से, CH3CH3, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, क्यूमीन बोलते हैं। इसका हम लोग जो है ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। किसकी, ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं, किससे, क्यूमीन की। अब देखिए जो ऑक्सीजन है यहाँ जा करके इसके साथ अटैच हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से एक नया कंपाउंड बना लेगा। कुछ इस प्रकार से एक जो है OOH CH3, ठीक है, इस प्रकार से एक जो है आपको नया कंपाउंड की प्राप्ति होगी। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। और इसकी क्रिया फिर हम लोग जो अम्लीय माध्यम में जल के साथ करा देते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। ठीक है, इसकी क्रिया फिर से हम लोग क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में जल के साथ करा देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें जो प्राप्त करना था, हमें क्या प्राप्त करना था, फिनाल प्राप्त करना था, वही जो है हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अच्छा साथ ही साथ जो है इसमें कुछ और भी निकलता है। तो CH3CO यहाँ से निकल जाता है। भैया ये देखिए CH3CO ये पूरा आपका जो है निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा CH3CO सॉरी भैया, थोड़ा सा गले में दिक्कत है। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि आपको जो है यहाँ पर ये सारी चीजें मिल गई। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा सेक्शन कह रहा है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में अंतर उनकी संरचना के आधार पर कीजिए। तो आप लोगों को वेल नोन है, हमने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ भी किया था। आप लोग जा करके वीडियो देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आया होगा। अच्छा, इसका अथवा है IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, तो IUPAC नाम लिखना है। कुछ एक कंपाउंड का मैं एक दो का बता देता हूँ, बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं भैया, लोग लिख ले जाएंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है, जैसे आपका जो है एक बेंजीन रिंग दिया गया है और इस बेंजीन रिंग में जो है यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक आपका CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। इसका अगर आपसे नाम पूछा जाए तो देखिए जहाँ पर OH फर्स्ट प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, इसको पहला रैंक, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठा। तो देख रहे हैं दूसरे और पांचवें पोजीशन पर मेथिल है, तो 2,5-डाई मेथिल
फिनाल, ये इसका जो है आईपीएससी नाम हो गया। इसी प्रकार से अन्य जो है उसका भी आप लोग कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहाँ पे आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। अच्छा, खास सेक्शन है आपका, पूछा जा रहा है कुछ नेमिंग रिएक्शन है, वो सब मैंने आपको बताया है। इटार्ड रिएक्शन, गाटर कोच, गाटरमैन कोच, रोजरमुंड, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो। तो एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो भी पिछले वाले सेट में भी था, यहाँ पर आपका 3 एक्स्ट्रा है, इटार्ड, गाटरमैन कोच और रोजरमुंड क्रिया, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है वीडियो में जाकर के प्रीवियस में देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है बताया गया है। अच्छा, इसके बाद है कैसे प्राप्त करोगे, बेंजाइल क्लोराइड से एस्टोफिनोन, बेंजीन से एस्टोफिनोन तथा बेंजोनाइट्राइल से एस्टोफिनोन, ये सारी रिएक्शन भी आपको बताई गई हैं। फेलिंग विलयन तथा सिर्फ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता, सिर्फ अभिकर्मक द्वारा मैंने जो आपको बताया है एल्डिहाइड और कीटोन में भिन्नता किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप लोग जो है एल्डिहाइड जो है चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे तो वहाँ आपको जो है इसका वीडियो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है भैया। तो इसके बाद क्या होता है जब मैक्सिमम सारी चीज़ें कराई गई हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाले में, वुड्ज अभिक्रिया, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फास्फीन के उपयोग, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक, सारे क्वेश्चन कराए हैं। सिर्फ फास्फीन का उपयोग जो है अब की बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो उसको मत पढ़िएगा, बाकी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। डी ग्लूकोज का निम्नलिखित में से यौगिकों के साथ अभिक्रिया, अच्छा ये जो आपका बायोमॉलिक्यूल का है, इसको जो अब हम लोग जो बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है डिस्कस कर लेंगे। ग्लूकोज की संरचना की विवेचना विस्तार से कीजिए। डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज जो बनता है ना भैया, वही आपका जो है इसका विभिन्न प्रकार की संरचना है, उसी का आपको थोड़ा डिटेल अध्ययन करना है। तो हम लोग जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो इसका भी अध्ययन कर लेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में और इसके आगे जो है देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वीडियो को आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पर मिलता रहे।